हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज के टॉपिक का नाम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम इस लेक्चर में पूरा देखेंगे और डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मतलब क्या है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक जो अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लॉ इंटेंड्स टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ। मतलब जो भी लॉ होता है, मतलब कायदे कानून होते हैं, क्या करते हैं, सभी जो भी हमारे सोशल लाइफ है सभी लोगों की रेगुलेट करते हैं। मतलब देखो, सिंपल बात है कि कहीं पर कोई गुनाह करता है तो उसको सज़ा दी जाती है। कोई गलत काम करता है इसके लिए कुछ सज़ा डिफाइन की जाती है, फाइन डिफाइन किया जाता है। अगर रोड पर चलते हुए कुछ ट्रैफिक के रूल तोड़ दोगे तो वहाँ पर भी आपको फाइन या कोई सज़ा मिल जाती है। तो लॉ के सब कुछ जो भी सोशल लाइफ है, मतलब कहीं पर भी कोई गलत काम ना हो और सब लोगों की लाइफ अच्छी तरह से चले, रेगुलेट करने के लिए ये लॉ होता है। इसलिए फार्मेसी फील्ड में भी लॉ की ज़रूरत है। तो फार्मेसी फील्ड में जो भी लॉ होता है उसको क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब क्या? लॉ। मतलब ऑल ओवर जो भी लॉ को कवर टर्म क्या यूज़ की जाती है? लेजिस्लेशन। मतलब फार्मेसी फील्ड में जो भी लॉ होगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। वो क्या है? इज सच ए मिक्सचर ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब एक कायदे कानून और लॉ का मिक्सचर किस तरह का? विच ओवरलैपिंग कवर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की जो भी सोशल एस्पेक्ट्स है वो भी कवर करता है, और उसके साथ साथ जो भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के वो भी कवर करता है। इसके बाद एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इस चैप्टर में और इस लेक्चर में आपको कौन सा करना है, इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक करना है। तो ये जो भी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है, बस इतना पार्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और जो भी आगे है इसके बाद क्या करना है इसके बारे में बताता हूँ। तो ओके, उसके बाद जो भी रिकमेंडेशन है ड्रग इंक्वायरी कमेटी के, ये 3 रिकमेंडेशन यहाँ पर, ये 3 रिकमेंडेशन करने। मतलब जब भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करोगे तो ये दोनों टॉपिक सिर्फ करना। पर्पज ऑफ मतलब जो भी पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन है, और ये आगे वाला जो भी है कौन सा रिकमेंडेशन, ये इतना ही करना। बाकी सब आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम आपको सब कुछ सीखना तो ज़रूरी है, पर कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ उतना देखो, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। द पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज टू इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव्स ड्रग रिक्वायर्ड क्वालिटी, tested and evaluated for the safety as well as efficacy for their intended use. It means that pharmaceutical legislation is associated with the health of the society. मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का पर्पज़ क्या है, यूज़ क्या है? टू इंश्योर दैट, मतलब एक इंश्योर करना है कि जो भी सभी पेशेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, मतलब पेशेंट रिसीव्स ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। मतलब पेशेंट को जो भी रिक्वायर्ड क्वालिटी का ड्रग उनको मिल रहा है, वो टेस्टेड हो, इवोलेटेड हो, और उसका एज वेल एज सेफ हो, और उसकी इफिकेसी एज वेल एज उसकी इफिकेसी भी अच्छी हो फॉर इंटेंडेड यूज़ के लिए। ये सब कुछ जो भी इंश्योर करने के लिए फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एसोसिएटेड विद किस लिए है कि जो भी सोसाइटी की हेल्थ के लिए वो एसोसिएटेड है, और इट इज़ एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। मतलब इसका पर्पज़ क्या है? सिंपल देखो, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का पर्पज़ है कि टू इंश्योर दैट, कि इंश्योर करना है कि पेशेंट को रिक्वायर्ड क्वालिटी का ड्रग मिल रहा है, टेस्टेड हो, इवैल्यूएटेड हो, सेफ और एफिकेसी हो उसकी इंटेंडेड यूज़ के लिए। इसके लिए ये इसका पर्पज़ है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। और ये इसका मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या है कि एसोसिएटेड विथ हेल्थ ऑफ सोसाइटी। मतलब सिंपल कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या करता है कि चेक करता रहता है और इंश्योर करता रहता है कि जो भी पेशेंट्स है उनको रिक्वायर्ड क्वालिटी के ड्रग मिल रहे हैं, और टेस्टेड है, इवैल्यूएटेड है, सेफ है, और उनकी एफिकेसी अच्छी है यूज़ करने के लिए। तो ये सब कुछ कौन इंश्योर करता है, और इसलिए इसका मतलब इसका यूज़ है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। मतलब कायदे कानून का यूज़ है। मतलब कायदे कानून हो गए तो भी सभी का अच्छी क्वालिटी के ड्रग मतलब टेस्टेड और इवैल्यूएटेड ड्रग जो भी है और मेडिसिन है पेशेंट तक मिलेगी। ये इसका पर्पज़ है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है पर्पज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। सिंपल है, द पर्पज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज टू इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव्स ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड फॉर द सेफ्टी एज वेल एज एफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। इट मीन्स दैट फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी।
सो आगे ओरिजिन मतलब ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब उसका से सब कुछ स्टार्ट हुआ, मेडिसिन कब स्टार्ट हुआ, इसका एक बेसिक ओरिजिन है। मैं आपको इतना ज़्यादा डीप में जाकर नहीं बताऊंगा, पर ओवरऑल किस तरह से सब कुछ हुआ इसके बारे में बताऊंगा। और ये आपको एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाता, मतलब आगे मतलब आपको डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा फार्मेसी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर कभी पूछा नहीं जाता। बाकी एग्ज़ाम के बारे में मैं कह नहीं सकता अभी। तो ओरिजिन किस तरह से हो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में आपको एग्जाम में नहीं, पर इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। मतलब एक शॉर्ट है, मतलब सब देखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ओरिजिन क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ केमिस्ट शॉप वॉज ओपन इन अबाउट 1811, मतलब बाय मिस्टर बर्दगेट। मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिली कि इंडिया में सबसे पहले केमिस्ट शॉप और मेडिकल शॉप कब स्टार्ट हुआ था। 1811, मतलब 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था 1811 में बाय मिस्टर बेदगेट। वो कौन थे? हु कम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इन कलकत्ता, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे कलकत्ता में। आफ्टर 100 ईयर्स, मतलब उसके बाद 100 ईयर के बाद और 100 साल के बाद 1910 में दिस फर्म स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिंचर एंड स्पिरिट। मतलब इन्होंने 100 साल के बाद इन्हें इस फर्म में और इस कंपनी में जो भी टिंचर और स्पिरिट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली। मतलब आपको एक बात जाननी होगी कि सबसे पहले केमिस्ट शॉप किसने ओपन किया था? मिस्टर बेदगेट। वो कब किया था? 1811 में। और वो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे कलकत्ता में। उन्होंने फिर 100 ईयर के बाद, मतलब 100 साल बाद, उसी कंपनी ने क्या किया कि टिंचर एंड स्पिरिट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लिया, मतलब 1910 में। अनदर फर्म स्मिथ स्टैन स्ट्रीट एंड को स्टार्टेड अपोथेकेरी शॉप इन 1821। द कॉमन्स द मैन्युफैक्चरिंग इन 1918. The Bengal chemist and pharmaceutical works, a small factory was started in Calcutta in 1901 by आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। मतलब फिर यहाँ पर एक फैक्ट्री स्टार्ट हुई, इस तरह के फर्म स्टार्ट होने लगे। 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली। इन 1903 में अंडर द लीडरशिप ऑफ Protike Gajjar, small factories parcel started, which lead to develop the other pharmaceutical units and umbilical chemical works Ltd at the Baroda। मतलब इस तरह के, मतलब देखो, सबसे पहले केमिस्ट शॉप स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी 90s में। उसके बाद अलग अलग लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर देखो इन दोनों पार्टनरशिप ने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर फिर प्रफुल्ल चंद्र रे ने उन्होंने स्टार्ट कर दी, फिर प्रोफेसर टीके गज्जार इन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब इस तरह के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट होने लगी जो मेडिसिन बना दी थी। सो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ये जो भी सभी दिस यूनिट were not sufficient to fulfill the requirement of Indian public. In those days, most of medicine were being imported from the abroad, mainly UK, France, Germany. तो ये सब कुछ क्या था कि मतलब देखो, ये सब लोग तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, पर इतना कुछ सफिशिएंट नहीं था। पूरे इंडिया इतना बड़ी कंट्री, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो भी मेडिसिन बनते हैं ये सभी इंडिया के लिए और सभी लोगों के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे थे सभी लोगों की। इसलिए वहाँ पर मोस्ट ऑफ मेडिसिन तब क्या किए जाते थे? यूके, फ्रांस, जर्मनी, इस कंट्री से इंपोर्ट किए जाते थे, वहाँ से मंगवाए जाते थे। द सिचुएशन वॉज चेंज्ड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चीपर ड्रग वेर इम्पोर्टेंट फ्रॉम अबॉट। मतलब जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब सबसे पहला महायुद्ध हुआ था, उसके वजह से कंडीशन चेंज होने लगी। इससे उसके बाद क्या होने लगा कि जो भी चीपर, मतलब कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के ड्रग बाहर से इंपोर्ट होने लगी। देयर वेर ऑल्सो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडिजिनियस ड्रग। मतलब तब इंडिजिनियस ड्रग मतलब जो भी आयुर्वेदिक ड्रग बोल सकते हैं। मतलब इंडिया के लिए जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ड्रग बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं डायरेक्टली, उनको क्या किया जाता है कि इंडिजिनियस ड्रग, मतलब अपने अपने जगह पर अपने अपने नेचुरल ड्रग बनाए जाते हैं और उसको बेचा जाता है, तो उनको इंडिजिनियस ड्रग बोल सकते हैं। उसके जो भी डिमांड बढ़ गई थी। द इंडियन एंड फॉरेन कंसर्ट इंटर इनटू द कंपटीशन इन द वेयर मेडिसिन produce cheaper drug. As a result of unhealthy competition grew up and the Indian market got flooded with the interferer, substandard and even harmful drugs। मतलब देखो इसके बाद क्या हुआ कि चीपर ड्रग्स बनाने लगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इंपोर्ट होने लगे।
और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया और फॉरेन कंट्रीज भी इंटर हो गई इस कंपटीशन में, मैन्युफैक्चरिंग में और ड्रग्स इंपोर्ट करने में, और सब कुछ सब लोगों का एक कंपटीशन बन गया है कि कौन ड्रग बनाता है, मैक्सिमम ड्रग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सब लोगों की अनहेल्दी कंपटीशन हो गई। उससे क्या हुआ कि चीपर ड्रग्स बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग कर लगे। जो चीपर और कम क्वालिटी के ड्रग क्यों बनाते थे कि आगे वाले से कम प्राइस में ड्रग देना है और ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो आप कम प्राइस में ड्रग कब दे पाओगे कि जबकि ड्रग की क्वालिटी कम होगी। वही इस तरह की क्वालिटी कम होने लगी और इतने हद तक लोग गिर गए कि हार्मफुल ड्रग्स भी बनाने लगे। मतलब उस ड्रग से लोगों को हार्म हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होने लगी क्योंकि अनहेल्दी कंपटीशन। मतलब एक कंपनी का एक दूसरे के साथ और एक दूसरे कंट्री का एक दूसरे के साथ जो भी कंपटीशन था उसके वजह से। तो ये सब कुछ चीज़ें होने लगी, बहुत बड़ा इशू बनने लगा। विद दिस इशू द पब्लिक मेड गवर्नमेंट टू टेक नोटिस ऑफ सच सिचुएशन ऑफ ड्रग ट्रेड इंडस्ट्री एंड थिंक इंट्रोड्यूसिंग इफेक्टिव लेजिस्लेशन टू कंट्रोल द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। मतलब ये जो भी सब इशू था, इसलिए पब्लिक ने गवर्नमेंट को एक नोटिस करने के लिए बोला कि ये सब कुछ चल रहा है, इसके लिए कोई भी कायदे कानून चाहिए, रूल्स रेगुलेशन चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए कि ड्रग इंपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बेचने के लिए। तो एक गवर्नमेंट को बोला गया कि इसके बारे में थिंक करो, सोचो। इन दोज डे द ओपियन एक्ट 1878, मतलब ओपियन एक्ट तब इंट्रोड्यूस हुआ 1878 में, पॉइजन एक्ट 1919 में, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 वेरी एग्जिस्ट। मतलब उसके बाद इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होने, मतलब रूल्स रेगुलेशन लॉ आने लगे। मतलब एक एक एक्ट आने लगा, उसके अनुसार कुछ ना कुछ बताया गया। एक्ट में क्या होता है कि आपको आगे सभी सभी एक्ट को डिटेल में देखना है और नेक्स्ट लेक्चर्स में जब जब आप आगे आगे पढ़ेंगे। तो मतलब एक्ट में क्या होता है कि उस एक्ट में सज़ा, मतलब गलत कौन कौन से चीज़ किस तरह से करनी, इसके एक मायने दिए होते हैं कि अगर आप ओपीएम को बेच रहे हैं तो ओपीएम को कौन बेच सकता है, किस तरह से बेच सकता है, किसको बेच सकता है, आप कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, अगर लॉ में बताया उन्होंने नहीं किया तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है, सब कुछ होता है। मतलब यहाँ पर एक लॉ बनाने लगे। दिस एक्ट वेयर नॉट कॉम्प्रेसिव इनफ, मतलब ये जो भी एक्ट है वो बहुत, मतलब इतने इनफ नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला था, इनसे भी सब कुछ कंट्रोल में नहीं आने वाला था। सभी कंडीशन जो भी इतनी ख़राब थी कि सिर्फ 2-3 एक्ट से कुछ नहीं होने वाला था। Thus, such there is no legal control on pharmacy profession at beginning of this century। मतलब सेंचुरी के बिगिनिंग में कोई भी एक लीगल कंट्रोल नहीं था फार्मेसी प्रोफेशन पर। विथ रैपिड एक्सपेंशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड मार्केट मोर कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन वाज रिक्वायर्ड। मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, जो भी मार्केट था बहुत एक्सपांड हो गया, बहुत बड़ा हो गया, उसके साथ जो भी लेजिस्लेशन और कायदे कानून की ज़रूरत है वो बढ़ गई। हेंस टू हैव अ कॉम्प्रेसिव लेजिस्लेशन द इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LT.COL.RN चोपड़ा इन 1931 इन ब्रैकेट DC चोपड़ा और चोपड़ा कमेटी। मतलब क्या है, इसलिए क्या किया कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या किया, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई, अपॉइंट की अंडर चेयरमैनशिप ऑफ LTDCOL.RN चोपड़ा इन 1931 में चोपड़ा ने DN ड्रग इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश की, इनकी चेयरमैनशिप में एक अपॉइंट की गई और उसको DEC कमेटी भी कहते हैं और चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं। इस तरह की कमेटी को स्थापित किया गया 1931 में। द कमिटी वॉज आस्क्ड टू मेक इंक्वायरी इन द सेड मैटर एंड देन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, import, distribution and sale of drug in the interest of public health। मतलब क्या है कि जो भी फिर कमेटी ने क्या किया कि सबके लिए एक रिकमेंडेशन बताए गए कि इस तरह से सब कुछ होगा। मतलब कमेटी ने बताया देगी कि एक स्मूथ कंट्रोल होना चाहिए सभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंपोर्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल के लिए ड्रग्स के, जो कि पब्लिक हेल्थ में के इंटरेस्ट में हो। इसलिए क्या जो भी अलग अलग रिकमेंडेशन उन्होंने बताए, मतलब इस तरह किस तरह से होना चाहिए, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने बताया। मतलब ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने क्या किया क्या सभी जो भी रिकमेंडेशन बताए कि किस तरह से आप सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको ड्रग सेल करने हैं,
तो इंपोर्ट करने हैं, तो इसके लिए जो भी रिकमेंडेशन बताए गए, तो वैसे टोटल कमेटी ने 90 रिकमेंडेशन बनाए थे। तो वहाँ पर हम देखने वाले रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, टोटल 90 रिकमेंडेशन बताए थे। पर यहाँ पर हम मेन जो भी 4-5 रिकमेंडेशन है वही देखेंगे, और उस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर सिर्फ 3-4 जो भी रिकमेंडेशन है दिए गए हैं। तो फर्स्ट कौन सा है देखते हैं। द कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड the provisional मतलब state pharmacy council would maintain the registration containing the name and address of the registration of the pharmacist। मतलब देखो, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो भी कम्युनिटी ने बोला कि दो वहाँ पर काउंसिल की फॉर्मेशन करना है, कि जो कि हमारी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मतलब इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई जो है वो हमारी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, उसको क्या कहते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको उन्होंने फॉर्मुलेट करने के लिए बोला और बनाने के लिए बोला। और नेक्स्ट जो थी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब अपने अपने जो भी जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, यूपी है, बिहार है, इस तरह का अपने अपने स्टेट में अलग एक फार्मेसी काउंसिल, मतलब स्टेट लेवल एक और सेंट्रल की है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो भी स्टेट की होगी अपने अपने स्टेट में अलग अलग फार्मेसी काउंसिल होगी। वैसे 2 फार्मेसी काउंसिल उन्होंने बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए रिकमेंड किया गया। और वो क्या करेंगे कि एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, उनमें फार्मासिस्ट का नाम और एड्रेस दिया जाएगा। तो फार्मासिस्ट का जो भी रजिस्ट्रेशन मतलब इसका फार्मासिस्ट का रजिस्टर के फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर वगैरह ऐसे आगे इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से काम किया जाता था। मतलब आप यहाँ पर यही याद रखना है, उन्होंने फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को फार्मुलेट करने के लिए बोला, और उनको क्या करना है कि सभी फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन कर रखना है, सब लोगों के नेम एड्रेस वहाँ पर आपको नोट डाउन करके रखने हैं। तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है। इन द रिकमेंडेशन the drug inquiry committee suggests the creation of drug control machinery department at the center which branches in all states। मतलब फिर सेकंड रिकमेंडेशन क्या है कि जो भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो भी ऐसे एक डिपार्टमेंट होगा कि जो भी ड्रग कंट्रोल मशीनरी से है उसका एक डिपार्टमेंट, जो भी ड्रग कंट्रोल मशीनरी में क्रिएशन करने के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाएगा एक से, और उसके जो भी अलग अलग एक एट द सेंटर मतलब सेंटर में एक अच्छा सा एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा कि ड्रग कंट्रोल मशीनरी डिपार्टमेंट, और उसके ब्रांचेस हर स्टेट में होगी। मतलब एक मेन बनाया जाएगा डिपार्टमेंट और उसके ब्रांचेस हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट में होगी। एक सेकंड उसका रिकमेंडेशन है। द कमिटी ऑल्सो रिकमेंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी with competent staff and expert for efficient and speedy work of the drug control department। पर उन्होंने और एक रिकमेंडेशन क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि एक वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, सीडीएल मतलब सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी आपको पता होगी, उसके आपको आगे उसके बारे में है पता, मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो एक सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इस्टेब्लिश करने की जो भी सबसे बड़ी होगी, उसमें सारे इक्विपमेंट्स होंगे, सब लोग कॉम्पिटेंट स्टाफ होगे उसमें, मतलब जो भी जो भी क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट स्टाफ होगी, एक्सपर्ट्स होगी उसमें, जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड में वर्क करेंगे, वो वर्क करेंगे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और जो भी ड्रग कंट्रोल एफिशिएंट एंड स्पीडी वर्किंग ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, मतलब ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में सबसे का स्पीड में उसका वर्क होगा। मतलब जो भी सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है उसमें सब कुछ अच्छे से एक उसको इस्टेब्लिश करना है कि उसमें सभी इक्विपमेंट्स रखने, सभी कॉम्पिटेंट स्टाफ और एक्सपर्ट उसमें हायर करने। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द स्मॉल लैबोरेटरीज वुड वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, और छोटी छोटी लैबोरेटरी भी स्टार्ट कर सकती है और उसमें मतलब सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के गाइडेंस में वो चल सकती है। आगे आपको लिस्ट है कि सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और उसके अंडर कौन कौन सी लैबोरेटरी किस तरह से काम करती है। सो आपको ये जो भी टॉपिक हुआ रिकमेंडेशन का वो बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से उसको आपको याद रखना है। तो उसके ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरे महायुद्ध 1939 की वजह से जो भी लेजिस्लेशन हमने क्रिएट किया था ड्रग इंक्वायरी कमेटी का, उसको अप्लाई करने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो बाद में क्या किया कि गवर्नमेंट पर प्रेशर भी आ गया कि इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करने के लिए, फिर उसको इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल इंट्रोड्यूस किया गया 1937 में लेजिस्लेटिव असेंबली में।
बट क्या था कि सिर्फ उससे कुछ काम नहीं होने वाला था, मतलब उस फिर कमेटी पर प्रेशराइज किया जा गया कि सभी जगह पर आप कंट्रोल रखो, मतलब इंपोर्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन कंट्री, मतलब ये सब कर आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या किया गया था, सिर्फ इंपोर्ट पर इंपोर्ट पर जो भी बिल पास किया, इंपोर्ट का बिल पास किया गया था। तो उसके बाद देखते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इसका। तो आगे यहाँ पर क्या बताया गया है तो देखते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, आगे इसमें जो भी बताया इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। तो शॉर्ट में जानते हैं scope and objective। The drug bill was introduced in 1940 in the legislative assembly, मतलब जो भी ड्रग का बिल था वो 1940 में लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में क्या, आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ सिलेक्टेड कमिटी, ड्रग बिल 1940 वाज पास्ड, मतलब जो भी ड्रग बिल था 1940 वो पास हो गया। इट कम्स इन टू फोर्स एज मतलब बाद में उन्होंने क्या किया, क्या देखो इस इट कम्स इन फोर्स एज अ ड्रग एक्ट 1940। आप 19 फिर क्या वहाँ पर उसको क्या नाम दिया गया कि ड्रग एक्ट 1940 इस नाम से आ गया। बाद में 7 ईयर के बाद उसको थोड़ा एडिशन करने के बाद उसको और एक एक्ट बनाया गया, ड्रग एक्ट 1947। सिंस द ड्रग एक्ट हैज़ बिन अमेंडेड मतलब क्या, एडिशन करना, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें एडिशन करने के बाद, मेनी टाइम बहुत बार उसको एडिशन करने के बाद, एट द प्रेजेंट एक्ट कवर द प्रोविजन रिलेटेड टू ड्रग्स, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, इंक्लूड द यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। The present Drug and Cosmetic Act is improved version over the Drug Act 1940, मतलब जो भी प्रेजेंट करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन है ड्रग एक्ट 1940 से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। और इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द नंबर ऑफ रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक इन इंडिया एंटाइल्ड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल के लिए इंडिया, और उसके किसके अंदर बताया गया है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स और एक्ट 1945। दिस एक्ट एज एंड रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस एक्ट को टाइम टू टाइम अमेंडेड किया जाता है, मतलब उसमें एडिशन की जाती है अच्छी अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो देखो यहाँ पर जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एक्ट 1940 है, ड्रग एक्ट 1947, ये सभी एक्ट आपको डिटेल में जानने हैं। और इसी में आपका जो अगर 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 50% से भी ज़्यादा सिलेबस इस एक्ट में भी आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विद द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947, मतलब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया है इंडिया। The rest of required enactment were also passed following recommendation of DSC। उसके बाद क्या गया कि देखो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया है, तो इसके बाद जो भी बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशन से लॉ थे वो सब कुछ पास हो गए, जैसे कि फार्मेसी एक्ट 1948। हाँ देखो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, इसके आगे आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव जान लो। इन 1954 द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, द मेडिसिनल, बाद में द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, एंड द ड्रग प्राइस कंट्रोल ड्रग ऑर्डर 1979, सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987। In 1985, the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act passed along with the rules repealing the Dangerous Drug Act 1930 and Opium Act 1978. The main objective of this act is to consolidate and amend the law related to narcotic drug and make strength provision for the control and regulation of operations related to the narcotic drug and psychotropic substances, and for the matter concerned therewith the prevention of illicit traffic and narcotic drug psychotropic substances ordinance 1988 is applied to this act। तो यहाँ का एक्ट के बारे में बताए, उसमें क्या करते हैं और क्या है इसके बारे में थोड़ी शॉर्ट में बताया है। इस एक्ट के बारे में आपको पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन, सो टेंशन मत लो अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो आगे देखते हैं कि उसके बाद के देयर आर आल्सो सम अदर
enactment which are directly or indirectly related to the manufacturing, distribution and sale of drug pharmaceutical in India। और भी जैसे एक्ट की होने लगे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एंड रूल्स इंडस्ट्री इन ब्रैकेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, द इंडस्ट्रियल employments in bracket standing order act 1946 and rules industrial dispute act 1947, factory act 1948, Indian patent and design act 1970, the trade and merchandise mark act 1958, the epidemic disease act 1897, the shop and establishment act रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो ये सब कुछ क्यों होने लगा कि देखो लॉ एंड जो भी इंडिया का फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के उसके अंडर अलग अलग लॉ क्यों सब कुछ जो भी चीपर ड्रग बनाने और जो भी गलत काम हो रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फार्मेसी फील्ड में फार्मेसी प्रोफेशन में उस पर नज़र रखने के लिए और सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेगुलेट करने के लिए इस तरह के सभी लॉज आने लगी। तो इसी लॉ के बारे में आगे हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इस वर्ड का मीनिंग ही यही कि लीगल एक्शन, मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या, फार्मेसी बिल्ड के में जो भी लीगल एक्शन किए जाते हैं उसके बारे में और लॉ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से आ जाकर कनेक्ट हो जाओ। आपको यहाँ तक वीडियो देखा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताना कि आपने वीडियो पूरा देखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।